वेलकम टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर जो आपके लिए लाया है CBSE स्कोर लैब ऑफ profsam.com, दैट इज PROFSAM.com। आज हम यूनिट 7 यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और ऑफ कोर्स एग्जाम में फुल मार्क्स आएं। ठीक है, तो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब हम पुराने टाइप के ट्यूबलाइट स्टार्टर या किसी हैवी मशीन का स्विच ऑफ करते हैं, जैसे मोटर। हाँ जैसे मोटर, तो स्विच के पास एक छोटी सी स्पार्क, एक चिंगारी सी दिखती है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल बल्ब बंद करने पर तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। और कभी-कभी एक अजीब सी टक की आवाज भी आती है। अरे हाँ, आती है। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली ये इसलिए होता है क्योंकि उस सर्किट में एक इंडक्टर यानी एक कॉइल है। और सुनो एक और सरप्राइजिंग चीज, वही इंडक्टर AC सर्किट में करंट लेता है, काम भी करता है, लेकिन एक पूरी साइकिल में 0 पावर कंज्यूम करता है। वेट, व्हाट? मतलब करंट फ्लो हो रहा है पर पावर कंजम्पशन 0? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? बस इसी पैराडॉक्स को आज हमें समझना है। चलो इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। एक इंडक्टर यानी एक सिंपल कॉइल करंट को नहीं बल्कि करंट के बदलाव को, उसके चेंज को अपोज करता है। उसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मास वाला। हाँ बिल्कुल वैसा ही। जैसे एक भारी चीज को धक्का दो तो वो तुरंत मूव नहीं करती, थोड़ा टाइम लेती है। बस वैसे ही इंडक्टर भी करंट को तुरंत बदलने नहीं देता। इसको समझने के लिए एक हैवी लिक्विड एनालॉजी सोचो। मान लो एक पाइप में पानी की जगह बहुत भारी लिक्विड जैसे शहद या मर्क्यूरी भरा हो। ठीक है, अ वेरी हैवी लिक्विड इन अ पाइप, समझ गए। अब अगर तुम पाइप के एक साइड से प्रेशर लगाती हो, ये हमारा AC वोल्टेज है, तो क्या वो भारी लिक्विड, वो शहद तुरंत फ्लो करना शुरू कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके इनर्शिया के कारण वो थोड़ा टाइम लेगा स्पीड पकड़ने में। प्रेशर पहले बढ़ेगा और फ्लो यानी करंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। परफेक्ट, यही है एक इंडक्टर का कोर कॉन्सेप्ट। वोल्टेज यानी प्रेशर आगे आगे चलता है और करंट यानी फ्लो उससे पीछे रह जाता है। इस पीछे रहने को हम लैगिंग कहते हैं। लैगिंग या लैग्स करता है। ओके, तो इंडक्टर का काम है करंट के चेंज को डिले करना अपनी इनर्शिया की वजह से, और इसलिए करंट वोल्टेज से पीछे चलता है। एग्जैक्टली और जब करंट बढ़ता है तो यह अपनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेता है, और जब करंट कम होता है तो वही स्टोर्ड एनर्जी सर्किट को वापस दे देता है। अच्छा, इसलिए नेट एनर्जी कंजम्पशन 0 होता है। बिल्कुल, वो एनर्जी बस बोरो करता है और फिर रिटर्न कर देता है। एक परफेक्ट लेंडर है। अब देखते हैं कि NCERT इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करता है। Now let us see how NCERT defines this. Please read the main equation. ठीक है, इट सेज यूजिंग द किर्चॉफ्स लूप रूल वी हैव VL didt इक्वल 0। गुड, यहाँ V अप्लाइड वोल्टेज है और L didt है इंडक्टर के अक्रॉस बैक EMF। didt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये इक्वेशन सिंपल भाषा में कहती है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो करंट के चेंज के रेट के बराबर है। अब प्लीज NCERT से करंट का फाइनल इक्वेशन पढ़ो। Okay, the current is I equals to Im sin omega t minus pi by 2. इसमें ये minus pi by 2 का क्या मतलब है? ये थोड़ा confusing लगता है। एक्सेलेंट क्वेश्चन, वही तो सारा राज है। याद करो, हमारा अप्लाइड वोल्टेज था V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी और करंट आया I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस माइनस पाई बाई 2 का मतलब है कि करंट का जो फेज है वो वोल्टेज के फेज से पाई बाई 2 रेडियंस यानी 90 डिग्रीज पीछे है। अच्छा, तो ये minus pi by 2 ही मैथमेटिकली लैगिंग को दिखा रहा है। You got it. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक रेजिस्टर में रेजिस्टेंस R करंट को रोकता है, हाँ। इंडक्टर में करंट के चेंज को कौन रोकता है? उसके लिए NCERT में एक टर्म है, प्लीज रीड। Okay, it says the quantity omega L is analogous to the resistance and is called inductive reactance, denoted by XL. XL equals 2 pi omega L. तो ये XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर का ऑपोजिशन है। इसका यूनिट भी ओम ही होता है।
अच्छा, यूनिट सेम है। हाँ, और फॉर्मूला से साफ है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी उतना ज्यादा एक्सएल होगा, मतलब उतना ज्यादा ऑपोजिशन। तो डीसी करंट के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है। एग्जैक्टली तो इंडक्टर का रिएक्टेंस भी 0 होता है। वो डीसी को आराम से पास होने देता है। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से। मान लो एक प्योर इंडक्टर है 25.0 मिली हेनरी का और उसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और आरएमएस करंट आई निकालना है। ठीक है। स्टेप 1, एक्सएल का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू एल। वैल्यूज डालो। XL equals to 3.1450, 25 10 to the power of -3। ओके, ये आएगा अराउंड 7.85 ohms। ठीक है, 7.85 ohms। स्टेप 2, अब करंट निकालो। जैसे ओम्स लॉ में I is equal to VR होता है, यहाँ I is equal to VXL। अच्छा, R की जगह बस XL यूज करना है। हाँ, सो I is equal to 220V 7.85 ohms। ये आएगा, लेट मी सी, 28 एम्पियर्स। सिंपल। वाओ, 28 एम्पियर्स, काफी ज्यादा है। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट हमारे अगले टॉपिक AC अप्लाइड टू अ कैपेसिटर के लिए बेस बनाता है, जहां हम देखेंगे कि करंट लीड करता है, लैग नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं इस टॉपिक में? हाँ, चलो अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम्स में मार्क्स कटवा देती हैं। साइलेंट किलर्स। मिसकंसेप्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। क्यों सोचते हैं ऐसा? उन्हें लगता है अपोज करने का मतलब बिल्कुल उल्टा होना है। तो ये गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत। करेक्ट आइडिया ये है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज होता है, 180 नहीं। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। इसको परपेंडिकुलर सोचो, ऑपोजिट नहीं। फेजर डायग्राम में V और I के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। Okay, so I should remember, in an inductor, voltage and current 90 degrees out of phase हैं, 180 नहीं, और voltage lead करता है। परफेक्ट। मिसकंसेप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एक इंडक्टर की फिक्स प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अभी तो हमने फॉर्मूला देखा, XL equals ओमेगा L, तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, XL कांस्टेंट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाई फ्रीक्वेंसी AC के लिए XL हाई होगा और DC यानी जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए XL जीरो होगा। ये एग्जाम में जरूर याद रखना। Got it. XL depends on frequency. It is not a constant value for an inductor. अब इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक, एक सिंपल सा फ्रेज है, ELI द आइसमैन। ELI the Iceman, ये कैसा नाम है? सुनो तो, इसके पहले पार्ट को देखो, ELI, ELI। इसमें E यानी EMF या वोल्टेज comes before I यानी करंट in an L यानी इंडक्टर। अच्छा, E before I in L. हाँ, इससे हमेशा याद रहेगा कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे यानी लीड करता है। Wow, that's a great mnemonic. ELI for inductor. एक फिजिकल जेस्चर भी है। अपने राइट हैंड को आगे रखो, मान लो ये करंट है। ठीक है। अब अपने लेफ्ट हैंड को उससे 90 डिग्री ऊपर रखो, ये वोल्टेज है। तुम्हारा लेफ्ट हैंड यानी वोल्टेज आगे है ना? हाँ, आगे है। दिस शोज वोल्टेज लीड्स करंट बाय अ क्वार्टर टर्न। एग्जाम में टेंशन हो तो बस ये जेस्चर याद कर लेना। ये तो काफी हेल्पफुल है। तो आज के इस गहरी चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एक प्योर इंडक्टिव AC सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज लैग करता है, मतलब पीछे रहता है। ओके, 90 डिग्रीज लैग। पॉइंट नंबर 2, इंडक्टर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कहते हैं और इसका फॉर्मूला XL इज इक्वल टू ओमेगा L है। ये फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। ठीक है, XL इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। एंड पॉइंट नंबर 3, एक प्योर इंडक्टर एक कंप्लीट साइकिल में जीरो एवरेज पावर कंज्यूम करता है। वो सिर्फ एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर और रिटर्न करता है। द फेमस बोरो एंड रिटर्न सिस्टम। बिल्कुल। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए professam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? यस,
profsam.com. See you in the next Concept Explainer. Keep learning.